नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते 9 सालों में भारत में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ने बेहतर विकास किया है और अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रा पर खर्च करने तय किए हैं। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले केरला के लिए जो औसतन रेल बजट रहता था, पिछले 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, अभी तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चली हैं, उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ रही है। केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोड़िक्कोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा कि अपने भाषण में उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था। भाजपा की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद हमने एसटी और एससी, वोकलिंगा और लिंगायत सबके आरक्षण में बढ़ोतरी करने का काम किया है। मैं यहाँ की जनता को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार बनाइए। आज जो मैं भीड़ देख रहा हूं, अभी जितने लोग पंडाल में है इससे ज्यादा बाहर रोड पर है। मैं 15 मिनट वो सबको मिलते मिलते आया हूं। मित्रों, ये भीड़ ही बता रही है कि कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ये चुनाव हमारे आगे आइए तो हमारे प्रत्याशी को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, चारों लोग, निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। ये चुनाव एक और
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। पॉलिटिकल स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और विकास, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। और दूसरी ओर डबल इंजन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी भी। एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखना। फिर से एक बार सरकार बनाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, बनाएंगे ना? माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्माई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस गलती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है PF5 पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर और इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते नजर आई। उन्होंने कहा कि यहां कुछ सालों पहले जो सरकार बनी वो शुरू से ही आपके भरोसे पर नहीं बनी है। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकार चुनी थी और गलत तरीकों से पैसों के इस्तेमाल से भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को तोड़कर ये सरकार बनाई है। ये सरकार का जो मूल था वो शुरू से ही गलत था। केंद्र से जितने पैसे कर्नाटका के लिए आने थे वो आस्ते आस्ते कम होते चले गए। ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ। कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। मैम कैन प्लीज रिपीट फर्स्ट लाइन प्लीज। कर्नाटका का झंडा है जो आपकी गर्व की निशानी है, आपके प्रदेश की निशानी है, उसको अप्रूव नहीं किया। और पुणे सोलापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। जानकारी आपको देते चलें कि मुंबई से तेलंगाना जा रही निजी बस पलट गई और बस में 15 से 60 यात्री सवार बताए गए हैं। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अब मुंबई उपनगर के चारकोप में दो पड़ोसियों के बीच एक विवाद हुआ और विवाद में धक्का लगने की वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को जब धक्का लगा वो जमीन पर गिरा और उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और खबर के मुताबिक मृतक और आरोपी चारकोप में एक ही जगह के रहने वाले थे। ट्रक खड़ा करने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और हाथापाई हो गई। आरोपी राजेश पाटिल ने बुजुर्ग को इसी बीच जोरदार धक्का मारा जिससे वो घायल हुआ, लेकिन तत्काल जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आरोपी राजेश पाटिल को गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिनांक 21/4 रोजी चारकोप येथे किरकोळ गाडी पार्किंगच्या वादावरून 2 व्यक्तींमध्ये हातापाई आणि मारामारी झाली होती. त्यामध्ये एक व्यक्ती जमिनीवर पडला आणि बेशुद्ध झाला आणि नंतर त्याची मृत्यू पण झाली दुर्दैवी. त्यामध्ये राजेश पाटील नावाचा आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेला आहे. मृतक 68 वर्षाचा म्हातारा व्यक्ती होता आणि त्याच्यावर सदोष मनुष्यवध या कलमाखाली 304 खाली गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करून पोलीस पुढची सगळे तपास करत आहे. किरकोळ इमिडिएट कारणवरून ही वाद झाला होता, पण अनफॉर्च्युनेटली और अनैतिक संबंध के शक में हुए विवाद में हत्याकांड के आरोपितों को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मुंबई का है, जहां मारुति लक्ष्मण हांडे नाम का ये शख्स संध्या सिंह नाम की अपनी प्रेमिका से उसने 1 साल पहले शादी रचाई और शादी के 1 साल बाद पत्नी के अवैध संबंध को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया। इसीलिए संध्या सिंह और उसके प्रेमी वेदांत शेट्टी ने मिलकर अपने संघर्ष को सुलझाने के लिए मारुति हांडे को मारने की योजना बनाई। उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 तारखेला साधारण 2 ते 4च्या दरम्यान मारुती हांडे नावाच्या व्यक्ती जो बालाजी दर्शनचा कोळेवाडी कोळेगाव या ठिकाणचा राहणार आहे, त्याचं संध्या सिंग नावाच्या 30 वर्षाच्या महिलेशी मागच्या 2-3 वर्षापासून शारीरिक संबंध आणि ती तिच्याबरोबरच राहायचा. दरम्यानच्या काळात साधारण 1 वर्षापासून वेदांत शेट्टी नावाचा त्याच चाळीतील मुलगा त्याचे या संध्या सिंगशी संबंध आल्यानंतर मारुती हांडे हा वेदांत शेट्टीला वेळोवेळी समजून सांगून सुद्धा तो त्या महिलेची जो प्रेमाचे संबंध निर्माण झालेले आहे त्याच्यापासून काही परावृत्त होत नव्हतं, म्हणून दोघात वाद होत होते. आणि साधारण 22 तारखेला दुपारी संध्या सिंग आणि वेदांत शेट्टी या दोघांनी मिळून त्याच्या डोक्यावर जबर मारहाण करून सुरुवातीला तो जखमी झाला. जखमी अवस्थेत त्याला और पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आए ट्रक ने पहले से तेल भरवा रही एक जीप को पीछे से टक्कर मार दी है। आगे जाकर पेट्रोल मशीन को इस ट्रक ने टक्कर मारी और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये वीडियो हम आपको भी दिखाते चलें। ये उसी वक्त का सीसीटीवी है जब हादसा हुआ और आप देख सकते हैं एक ट्रक पेट्रोल पंप पर आता है और पहले वहां पर पेट्रोल भरवा रही गाड़ी में टक्कर मारी जाती है और उसके बाद सीधा जो मशीन है उसमें टक्कर मार दी गई। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक जिस तरीके से दाखिल होता है और उसके बाद किस तरीके से एक गाड़ी में टक्कर मारी गई और उसके बाद पेट्रोल पंप की जो मशीन है उसे भी तहस नहस कर दिया गया है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब मुंबई के गोरेगांव से खबर है, जहां पर पूर्व दिदोशी पुलिस ने 25 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो 5 लाख रुपए बताई जा रही है और दिदोशी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम अक्षय शशिकांत जगताप बताया गया और आरोपी के ऊपर कुरार पुलिस स्टेशन में ड्रग्स बेचने का मामला पहले से भी दर्ज है। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के अंदर जो हमारा संतोष नगर एरिया आता है उधर रात में जो 22 तारीख को हमारे एटीएस स्टाफ जो राउंड कर रहे थे, गश्त कर रहा था, उन टाइम पे एक आदमी जो सस्पेक्ट दिख रहा था उसको उन्होंने इंक्वायरी ज़्यादा किया तो वो अपना सही जवाब नहीं दे रहा था। ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद तो उसके जेब में जो 25 ग्राम जो एमडी होते हैं उसको मेपोड्रिन बोलते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू है 5 लाख। वो मिल गया। मिलने के बाद हम लोगों ने उसको कस्टडी में लिया और आज रिमांड को लेके गए। आज हम कोर्ट ने 67 कोर्ट हमारा बोर्ड कोर्ट है उसने 25/11 तक पुलिस कस्टडी दे दी है। आरोपी का बैकग्राउंड और एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने सभी नगर पंचायत और एक नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मंच पर मौजूद दिखे और इस दौरान ड्रोन कैमरे के जरिए खुफिया एजेंसी भी सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात रही हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को सामने से देखकर समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। जिले के लोकप्रिय नेता प्रदेश सरकार के सुगम व्यवहार मंत्री
हम विश्वास दिलाते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि रायबरेली जनपद आपसे अपील करता हूं और मैं आशा करता हूं हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी शहर में आज पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया यातायात थाना पर जिले में पहली यातायात पाठशाला का उद्घाटन करते नजर आए। इस पाठशाला में मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा यातायात शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना होगा। आपको बता दें कि आज यातायात पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 वाहन चालकों को यातायात थाने पर लाया गया, जहां उन्हें यातायात पाठशाला में यातायात से संबंधित एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसके बाद उन्हें यातायात से संबंधित एक पेपर दिया गया जिसमें यातायात नियमों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। पेपर देने का मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि अगर वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में कितनी जानकारी है उसका पता लगाया जा सके। उन्हें वाहन चलाते समय हेलमेट और वाहन पर 2 से अधिक सवारी न बिठाएं और यातायात नियमों का पालन करने जैसी शिक्षा भी दी गई। ट्रैफिक पाठशाला का उद्घाटन आज जिले में ट्रैफिक थाने में किया गया। उसका उद्देश्य मूलतः ऐसे जो नए लड़के हैं या जो वाहन चलाते हैं और रूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें रूल्स की जानकारी देना, उसको समझाना कैसे जो है रूल्स फॉलो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाएँ, किस तरह से जो है एक्सीडेंट्स को रोका जाए। जो एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हो रही हैं आप सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है और इसका मूल कारण जो है हम जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते। खबर अब नर्मदापुरम के पिपरिया से है, जहां पर मंगलवार थाना क्षेत्र में 23 और 24 अप्रैल की रात को अज्ञात चोरों ने एक घर में 4 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। रात मोकलवाड़ा में चोरी हुई है। मोकलवाड़ा में रेलवे ट्रैक है, उसके बाजू में कुछ घर बने हुए हैं, उसमें चोरी हुई है। लगभग 3.5 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसमें कुछ कैश है और सोना और चांदी है। और उसमें कार्रवाई की गई है। एसडीपी साहब ने, मैंने और जो पुलिस स्टाफ उसमें विजिट किया था। उस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है चोरी के संबंध में की जाएगी। सर, एक चोरी और पहले हुई है, उसके बारे में कोई जानकारी लगी है? उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका। चोरी हो गई सर। कैसा, क्या, कितना क्या गया? सर रात में हम तो सो गए थे 12 बजे के बाद। उनने गेट खोला, वो सुबह हमने 6 बजे देखा तो गेट खुला था। देखा तो खिड़की भी खुली थी, वो जो भंडरिया थी अलवारी उसमें रखी थी, जो बिखरी हुई पड़ी थी वे डिब्बा डिब्बी से। देखा तो सर सब ले गए। कितना सामान था लगभग? लगभग सर 5-7 तोला सोना। और आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में सोमवार की शाम को त्रयोदशी संस्कार में गए कुछ लोगों ने रास्ते से गुजर रही महिला के साथ छींटाकशी कर दी है। इसी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। मारपीट और पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटते हुए साफ देखे जा सकते हैं। उसे बचाने के लिए उसके परिवार के जो लोग वापस आते हैं, लेकिन उनके साथ भी मारपीट की जाती है। और अब हापुड़ की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि एसपी अभिषेक वर्मा, एसपी और सर्वेश कुमार, सीओ अशोक और इसी के साथ ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी मिलकर कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। एसएसबी इंटर कॉलेज है जिसका निरीक्षण किया गया है और नामांकन कक्ष का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग कराने का भी निर्देश जारी कर दिया गया। एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और फिलहाल नामांकन केंद्रों पर बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। बॉर्डर वाले इलाकों में भी पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है।
रायबरेली में बेमौसम बरसात और आंधी की वजह से एक गरीब का घर उजड़ गया है। बता दें कि इस हादसे में घर के अंदर सो रहे लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जैसे कि तस्वीरों को देखकर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी भीषण दुर्घटना हुई है। ये घटना सरेनी थाना क्षेत्र के पलटी खेड़ा गांव की है, जहां पर कल शाम भीषण आंधी और तूफान और ओलावृष्टि से बचने के लिए एक परिवार अपने बच्चों के साथ मकान के अंदर था, लेकिन अचानक से दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें घर के अंदर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मलबे में दब गए। आनन फानन में लोगों ने मलबे के नीचे से सभी को बाहर निकाला है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बारिश आ रही, तूफान आ रहा था, अचानक गिर गई थी। वो हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारा भतीजा है, वो हमारी भतीजी है। अचानक दीवार गिर गई थी तूफान बारिश के वजह से। तो दीवार कच्ची पक्की दीवार थी। मौके में तो हम घर पे नहीं थे, हम फसल कतरवा रहे थे, मगर यहाँ पर बहू और लड़का और नाती छप्पर के नीचे थे। वो लोग चारों आदमी दब गए, मगर बहू और लड़के जख्म आया और नाती के दुआ। और एक पत्नी अपने पति के इंतजार में परेशान चली आ रही है। महिला का ये कहना है कि उसका पति एक नायक सूबेदार है और वो पिछले साल 26 जून 2022 से ही लापता है। महिला का यह भी कहना है कि पति के कमांडिंग ऑफिसर ने 24 घंटे बीत जाने के बाद महिला को उसके पति के लापता होने की सूचना दी है। शख्स का नाम अमरेंद्र कुमार बताया गया, जो ड्यूटी के दौरान लापता हुआ है। अब पीड़ित महिला ने पति का पता लगाने के लिए एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्रालय और एसपी के नाम पुलिस को सौंप दिया है। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वक्त इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।